प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे स्किन के हवाले से। हम सब जानते हैं ईद उल अजहा जो है करीब आ रही है। गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा घरों में। हम कहते हैं गोश्त खाने से हमारे स्टमक पर और गट हेल्थ में जो भी मसाइल सामने आते हैं उसके बारे में तो हम डिस्कशन करते ही हैं। आज हम बात करेंगे गोश्त ज़्यादा खाने से हमारी स्किन के साथ क्या इश्यूज़ जो हैं वो पैदा होते हैं। इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कंवल जवाद साहिबा जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए और आप हमेशा की तरह बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच। आपके लिए भी मेरे यही वर्ड हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर कंवल, मैं जानना चाहती हूँ कि गोश्त खाने से वाकई स्किन पर कोई इश्यूज़ होते हैं? अगर होते हैं तो वो क्या है? देखिए, गोश्त खाने से बज़ाहिर स्किन पर वैसे कोई ऐसा नहीं है कि हम गोश्त ज़्यादा खाए जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन कुछ लोग कभी कभी उनमें एलर्जी डेवलप कर जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा खाया तो ऐसा होगा। सम टाइम ये कि आपने बस थोड़ा सा ही स्टार्ट ही किया है अभी कि या तो आपकी बॉडी में इचिंग स्टार्ट हो जाएगी या आपकी स्किन पर रैशेस बनना शुरू हो जाएंगे, रेडनेस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको फील होगा कि बाकायदा बारीक बारीक दाने बन गए। या एक और कंडीशन होती है जिसमें आपको बाकायदा अपनी स्किन पे द्रफड़ बने हुए महसूस होते हैं, उभरे हुए आपको व्हील की तरह के वो एलर्जिक साइंस नज़र आते हैं, उसे हम अर्टिकेरिया कहते हैं। वो किसी भी चीज़ के खाने से आपको कभी भी हो सकती है। मोस्टली वो सी फूड आइटम से होती है, लेकिन बीफ खाने से या आपको समटाइम चिकन खाने से भी, मटन खाने से भी हो जाती है। मोस्टली जो जैसे ईद उल अज़हा करीब आती है, ईद के डेज़ में जो मोस्टली केसेस हमारे पास आते हैं या कॉल्स आती हैं, बिकॉज़ ये 3 डेज़ सबके ऑफ होते हैं, लेकिन एमरजेंसी की या इस कंडीशन की जो कॉल्स हमारे पास या पेशेंट्स की वो इसी सिलसिले में आती हैं कि हमने थोड़ा सा गोश्त खाया था या रात को खा के सोए थे, बारबेक्यू किया था, वटेवर कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है, और सुबह उठे हैं तो पूरी बॉडी पे व्हील्स बने हुए हैं, द्रफड़ बने हुए हैं पूरी बॉडी पर। इसका क्या करना चाहिए? ये कोई एक ऐसी कंडीशन नहीं होती कि लगे किसी और को, कंटेजियस नहीं है। एलर्जिक साइंस होते हैं या आपकी बॉडी ने रिएक्शन दिया होता है उस चीज़ के अगेंस्ट जो उसे पसंद नहीं आती। उसके लिए इमीडिएटली आपको जो घर में ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप घर में क्या कर सकते हैं, बट फिर भी उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप जल्दी से जल्दी मेडिकल असिस्टेंट, बिल्कुल आप किसी, लेकिन ईद के डेज़ में बिकॉज ऑफ होता है तो कोशिश करें कि जैसे जो मैं बता रही हूँ जो ट्रीटमेंट वो आप घर में अपने पास रखें, ज़रूर उसे खा लें, उसे इस्तेमाल कर लें ताकि आपकी एमरजेंसी क्योर हो जाए, वरना ये इतनी सिवियरिटी की तरफ जाता है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। ये एलर्जिक रिएक्शंस इतना ज़्यादा भी हो सकता है। घर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर द काउंटर बहुत सारी एंटी-हिस्टामिन मौजूद हैं, एंटी एलर्जिक जिन्हें टैबलेट्स हम कहते हैं, उसमें ज़ाराटेक है, जैसे भी हम बात कर रहे थे, रिजिक्स है, ज़ाराटेक है, लेकिन इनमें सॉफ्टिन ओडी वो है जिसमें नींद नहीं होती। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जी हम जब भी कभी एंटी एलर्जिक खाते हैं फिर हमें नींद बहुत आती है। रात से मेरा भी यही जैसे आपका हाल हुआ है। लेकिन ये कि सॉफ्टिन ओडी एक ऐसी टैबलेट है जिसमें नींद नहीं होती, बहुत अच्छी एंटी-हिस्टामिन है वो, आप उसे ले सकते हैं। उसको एक टाइम ले लें या फिर अगर ना जा सके उसी से अगर आराम आ जाए तो फिर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पेश आती है? अगर आराम आ जाए तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ अकेले उसे नहीं लेना होता, उसके साथ मॉन्टिल्यूकास सोडियम भी एक टैबलेट होती है, इजीली अवेलेबल है मेडिकल स्टोर्स पे, माइटिका के नाम से, मॉन्टिगेट के नाम से या फ्री हेल्थ के नाम से। 10 mg वाली टैबलेट, जो भी 10 ईयर्स से बड़े लोग हैं वो ये 2 टैबलेट एक साथ लें। इस कंडीशन में कि आपको रेडनेस है, इचिंग है, कोई भी व्हील्स बन रहे हैं, तब आप ये दोनों टैबलेट्स ले लें और साथ में कोई भी सूदिंग लोशन अप्लाई कर लें, तो काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा आपको। अच्छा, जिनको कभी सारी उम्र में ऐसा कोई ना हादसा पेश आया हो तो उनको भी अचानक ऐसे हो सकता है किसी भी टाइम पे? बिल्कुल, ये किसी को कभी भी हो सकता है, जिन्हें पूरी ज़िंदगी में सेम चीज़ आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स भी खा रहे हैं लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और सिर्फ आपको वो अटैक आ गया, ऐसा भी हो सकता है। कभी पूरी ज़िंदगी में आपको कोई एलर्जी का प्रॉब्लम ना हुआ हो लेकिन उस दिन वो खाने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये बिल्कुल इसको अज्यूम ना करें कि हमें अगर ज़िंदगी में कभी मीट से या फिर बीफ खाने से या मटन खाने से या चिकन खाने से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो कभी नहीं हो सकती, आपको कभी भी हो सकती है। तो जितना हो सके पानी का इस्तेमाल हम ज़्यादा करें। बिल्कुल, इसके लिए हाँ, इसके लिए एहतियातन ये होता है तरीका कि जब हम खाते हैं, आपने देखा होगा कि इन डेज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी होती है कि बहुत सारे लोग जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है वो उनका रेज्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ मटन एंड बीफ। बट अब ऐसा नहीं है कि अल्लाह पाक की तरफ से दिए गए ये 2 बड़े अजीम त्यौहार हैं मुसलमानों के लिए, तो हम पूरे साल में ईद उल अज़हा का इंतज़ार करते हैं बाकायदा, कि जो लोग बहुत ज़्यादा मीट लवर नहीं है वो भी खाते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी इंतज़ार करते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ना खाएं,
आप खाएं लेकिन एतदाल के साथ। अगर एलर्जिक कोई रिएक्शन आपकी बॉडी पे स्किन पर अपेयर हो रहा है तो फौरी तौर पे उसका इस्तेमाल तर्क कर दें, क्योंकि वो आप फिर एक दफ़ा हो गया है ना, आपकी बॉडी में एलर्जेंस आ गए, आप जब जब खाएंगे तब तब आपको प्रॉब्लम होगी। आपको मेडिसिन खाने के साथ साथ वो बंद भी करना पड़ेगा, फिर खाएं लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो फिर डेफिनेटली स्टॉप करना पड़ेगा। लेकिन जैसे अगर आपकी बॉडी में फॉर सपोज आपको यूरिक एसिड का मसला या इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, तो यूरिक एसिड बढ़ने की सूरत में आप ये कर सकते हैं कि आप गोश्त खाएं, उसके साथ आप उसके ऊपर लेमन अच्छा खासा उसका जूस डाल लें। बाद में भी लेमन वाटर ले सकते हैं हम? बिल्कुल ले सकते हैं। उसमें विटामिन सी होता है जो कि आपके यूरिक एसिड को और इस तरह के जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं जो आपकी स्किन पर, आपकी बॉडी पर असरअंदाज होते हैं, उन्हें वो एक्सक्रीट आउट कर देता है। नंबर 2, आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है, बिकॉज वो भी इस तरह के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देता है। दूध और दही से बनी हुई चीज़ें ये 2 बहुत खानी है और इस्तेमाल करनी है, उससे भी आपका काफ़ी हद तक ऐसी सारी टॉक्सिक मटेरियल एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है तो आपने कोशिश ये करनी है कि गोश्त के साथ आपने कोई भी ग्रीनी वेजिटेबल्स, जो हरे पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, सैलड है, पालक, मेथी, ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। दूसरे नंबर पे आपने गोश्त के साथ दालें इस्तेमाल नहीं करनी, बिकॉज इन सब में एक इंग्रेडिएंट होता है प्यूरिन के नाम से, वो भी यूरिक एसिड रेस्ट करता है। एक आप गोश्त से रेस्ट कर रहे हैं, दूसरा आप ग्रीन वेजिटेबल से और दालों से भी रेस्ट कर लेते हैं, तो इन दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल ना करें, अलग अलग करें। काफ़ी हद तक आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा मसला नहीं बनेगा इंशाल्लाह। जब भी आप गोश्त की प्लेट खाएं उसके बाद या तो लेमन वाटर ले लें, यहाँ पर कच्ची लस्सी है जो उसका इस्तेमाल कर लिया जाए, या दही का इस्तेमाल कर लिया जाए। अच्छा, इस सिचुएशन को ना हम सेकंड बार डिस्कस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मैंने गोश्त खाया ना तो मुझे कोई ना कोई रिएक्शन हो गई, क्योंकि इससे पहले मुझे ऐसी कोई एलर्जी का नहीं पता था। सुन के ऐसा फील आ रहा है, मुझे सुन के फील होता है कि अगर मैंने कुछ खाया तो खुदा ना खास्ता ना। नहीं होगा इंशाल्लाह, कभी नहीं होगा, बट अगर हो जाए तो आपके पास ये इमरजेंसी मेडिसिन अपने घर में होनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल स्टोर्स भी बंद होते हैं, डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं होते छुट्टियों के डेज में, तो कोशिश करनी चाहिए कि फर्स्ट एड आपके पास होनी चाहिए। बिल्कुल, इस तरह से बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि पास वैसे ही टैबलेट्स लाके रख लेते हैं। वो जरूरी इसलिए होता है कि मैंने आपको बताया नहीं, जो स्किन वाली कंडीशन है जिसे मैं अर्टिकेरिया कह रही हूँ, ये इतनी सिवियरिटी इख्तियार कर लेती है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। बहुत सारे लोगों का थ्रॉट भी स्वेल कर जाता है, साथ में आपकी आई स्वेल कर जाती हैं, आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है। सो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, बट अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है तो एटलीस्ट आप अपने पेशेंट को जो घर में मौजूद है जिसे ये प्रॉब्लम हुई है, आप इमीडिएट ट्रीटमेंट दे सकें। ओके। अच्छा, गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारी स्किन पर एक्नी हो सकती है? देखिए, इसका डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज प्रोटीन है, ये बहुत अच्छी रिच प्रोटीन होती है और प्रोटीन से एज सच आपको कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन क्या होता है कि समटाइम हम बहुत सारे स्पाइसेस यूज़ करते हैं, बारबेक्यू बना रहे हैं या कोई और आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वाली कोई ऐसी चीज़ बनाई है, वो आपके चेहरे पे एलर्जी करवा के स्पाइसेस की वजह से आपको एक्नी करवा सकती है। मतलब गोश्त हमारी स्किन के साथ ऐसे डायरेक्टली नहीं करता, बट एलर्जिक रिएक्शन अगर डेवलप हो जाए तो हो सकता है डायरेक्टली, जैसे हम को रिलेट करते हैं ना, ऑयली फूड का एक्नी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जंक फूड का डायरेक्ट रिलेशन है, बट डायरेक्टली गोश्त का नहीं है, एक्नी के साथ कोई खास रिलेशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, हमने डिस्कस कर लिया स्किन के हवाले से, एलर्जिक रिएक्शन के हवाले से, यूरिक एसिड का भी बता दिया, इनको भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जी बिल्कुल। इसके अलावा कौन से लोग हैं जो इत्तदाल में रहकर खाएं, या इनको पहले ही कोई स्किन पर कंडीशन है, बहुत सारे लोगों को सोराइसिस, चंबल या एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो कितना इस्तेमाल करें? देखिए, सबसे पहले तो एहतियात ये करनी है ख़ास तौर पे कि अगर आपको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है, आपको कोई भी एलर्जिक डिजीज़ है, तो आपने कोशिश ये करना है कि कोई भी स्पाइसेस वाली चीज़ें, कोई भी जिसे हम कहते हैं ना हमारी ज़बान में गरम तासीर वाली, ख़ास तौर पे बीफ है, जैसे बड़े का गोश्त जो है वो हम नॉर्मली पूरा साल अवॉइड करते हैं। कुछ इस तरह की कंडीशंस हैं कि ज़्यादातर लोग बीफ नहीं खाते, और वो इन डेज़ में कबाब है, हलीम है, बिरयानी है, कोशिश करते हैं आपकी फेवरेट बिरयानी और वो हमने आपसे खानी है हैदराबादी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मोस्ट वेलकम। तो वो कोशिश करते हैं कि बड़े के गोश्त की बनाएं। तो जो चीज़ आप पूरे साल नहीं खा रहे हैं, ऑल इन सडन साल में एक मरतबा जब अभी आप ऐसी चीज़ें खाते हैं, उनसे भी आपको एलर्जीज हो सकती हैं। तो एतदाल के साथ पहले है उनकी स्पाइक कर सकती है, उनकी बिल्कुल वो बढ़ सकती है ना। सम टाइम जिनको नहीं भी होती, वो अगर बड़े का गोश्त खा लेते हैं तो उनको स्टमक का प्रॉब्लम हो सकता है, और स्टमक डायरेक्टली रिलेट करता है आपकी स्किन के साथ। अगर आपका स्टमक अपसेट है तो आपकी स्किन ख़राब होगी, अगर आपका स्टमक ठीक है तो आपकी स्किन को कोई इशू नहीं होगा एटलीस्ट।
तो ये वो लोग जिनको मैंने बता दिया यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है और जिनको किसी भी किस्म की स्किन एलर्जीज़ हैं, वो अवॉइड करेंगे, या कार्डियक इशू है कोई भी, वो अवॉइड करेंगे गोश्त खाने से बहुत ज़्यादा। थोड़ा खाएं, एतदाल में रह के खाएं और अपनी मेडिसिन टाइम पर लें। जो भी मेडिसिन आप लेते हैं वो आपने प्रॉपरली लेनी है, तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम वैसे होगी नहीं, बिकॉज आपको पता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, सो वो आपने नहीं लेना। नॉर्मली खाएं, अपने आप को भी सुकून में रहने दें और बाकी आपकी फैमिली मेंबर्स को भी, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली बाकी सारे फैमिली मेंबर्स खराब ना करें बिल्कुल ज्यादा खाकर ज्यादा बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, आपके पास जब ईद खत्म हो जाती है उसके 10-15 दिन गुजरने के बाद कैसे पेशेंट्स आते हैं? उनमें ज्यादा कॉमन बीमारी कौन सी आप अगर गर्मियों में जिस तरह ईदें आ रही हैं अब, तो मोस्टली हमारे पास आती हैं एक्नी और हेयर फॉल। ये दो कंडीशंस, उसका रीज़न ये होता है, जैसे जो रमज़ान वाली ईद होती है उसमें तो मोस्टली ये होता है कि आपकी डाइट जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती है ना, आप नॉर्मल डाइट से हट जाते हैं, अपने फ्राइड आइटम खा रहे हैं या कम खा रहे हैं या ज़्यादा खा रहे हैं, हाइड्रेशन मेंटेन नहीं है, तो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, बॉडी डेफिशिएंस कर जाती है काफ़ी चीज़ों के साथ। सेम गोज़ विद द लाइक ईद उल अज़हा, उसमें ये होता है कि आप लोगों को जब भी कभी ईद उल अज़हा या कभी इतनी गर्मियों में कोई भी इवेंट आता है, तो आप देखते हैं कि आपकी रूटीन इतनी हेक्टिक हो जाती है कि आप डिहाइड्रेट कर जाते हैं। आप जितना मर्जी अपने बॉडी लेवल को हाइड्रेशन की तरफ लेके जाएं, और हाइड्रेशन का डायरेक्टली रिलेशन है हमारी बॉडी के हर सेल के साथ। अगर वो प्रॉपरली हाइड्रेट नहीं होगा तो प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा। इस मौसम में हालांकि धूप इतनी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी पूरे साल पाकिस्तानियों को रहना शुरू हो गई है। नंबर 3 पे फीमेल में मोस्ट कॉमनली आयरन डेफिशिएंसी रिपोर्ट करती है, जो इन डेज़ में आपका हेयर फॉल बढ़ने का रीज़न है। उसमें मोस्टली 2 चीज़ें आती हैं, एक विटामिन डी डेफिशिएंसी और एक आयरन डेफिशिएंसी, तो हेयर फॉल आपका बढ़ जाता है। तीसरी बात, जब ईद आती है तो हम अपने बालों को प्रोसेसिंग बहुत करवाते हैं, वो सारी करवानी है, जितनी हाईलाइट्स हैं और डाई करवाना है सारा, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो केमिकल का एक्सेस यूज़ आपको पता है कि वो कहीं ना कहीं आपकी रूट्स को डैमेज करता है। तो आफ्टर ईद जो है मोस्टली लोग हमारे पास इसी कंप्लेन से आते हैं कि आपके जो बाल हैं वो 2 मुंह के हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इनमें से कोई ना कोई एक रीज़न सामने आ जाता है। सही हो गया। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन नहीं बल्कि मुझे लगता है सभी ख़वातीन जो है ना इस ईद पर किचन में ही रहती हैं, तो उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी? देखिए, किचन में जाना तो ऑब्वियसली ये इन 2-3 दिनों के लिए हमारे लिए कंपल्सरी हो जाता है। लाइक हम भी भूल जाते हैं कि हम वर्किंग वुमेन्स हैं, बट डे फर्स्ट से ही एक ईद का वो सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए बेहतर आपके लिए ये है कि एहतियात सबसे ज़रूरी, हमेशा की तरह मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने जब सुबह उठना है नमाज के बाद, आपने अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र लगाकर सन ब्लॉक लगा लेना है। अगर आपने मेकअप करना है, नहीं करना है, सन ब्लॉक कंपल्सरी है। उसका रीज़न ये है कि आपने कॉन्टीन्यूसली हीट के सामने रहना है, और जितना गर्म वेदर है, अगर आप किचन में नहीं खड़े हैं, सिर्फ सुपरवाइज भी कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, तो भी आपको ह्यूमिडिटी से इतना बिल्कुल ज़्यादा होता है। ह्यूमिडिटी, हीट और वो जो स्वेटिंग हो रही होती है, वो सब आपकी स्किन को ख़राब करता है। सो स्किन को अगर ग्लो देना चाहते हैं, ईद पर चाहते हैं कि आपकी स्किन वैसे ही रहे जैसे आप चाहते हैं, तो बेहतर है कि सन ब्लॉक की प्रोटेक्शन ज़रूर रखें। और वो ये नहीं है कि आपने सुबह लगा लिया तो आपका रात तक चलेगा। वो अगेन मेरा फिर वही एम्फसाइज है कि आपने 4 आवरली रिपीट करना है। सो सन ब्लॉक इज़ बेस्ट। इस मौसम में आप अपने लिए डिटॉक्स वाटर बना के रखें, लेकिन उसकी भी एक एहतियात ये करनी है कि डिटॉक्स वाटर आपका जो है वो किसी भी प्लास्टिक की बोतल में ना हो, वरना वो जो इफेक्ट है वो वाइस वर्स हो जाएगा। प्लास्टिक माइक्रो प्लांट्स जो है वो उसमें चले जाएंगे। ये बहुत अच्छी पॉइंट आपने रेज किया। हम प्लास्टिक की बोतल में ही वो सारा जो चीजें हैं एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो बोतल होती है, उसमें सारा दिन वो लेके घूम रहे हैं। बहुत सारे नहीं, बेशतर ऐसे ही, अब ऐसे ही मेजॉरिटी यही कर रही होती है। तो बेहतर है कि अगर आपने डिटॉक्स वाटर बनाना है तो उसमें ग्लास बॉटल का इस्तेमाल करें, बिकॉज दूसरी बॉटल में आप अपने आप को कोई फ़ायदा नहीं दे रहे हो उस डिटॉक्स वाटर से, बल्कि आप अपने आप को नुकसान दे रहे हैं। सो प्लीज़ ये एक एहतियात बहुत ज़रूरी है कि आपने डिटॉक्स वाटर के लिए ग्लास बॉटल का इंतखाब करना है। ग्लास बॉटल में अपना डिटॉक्स वाटर रखें और कोशिश करें कि उसे वक्फे वक्फे से पिएं। और अगर डिटॉक्स वाटर नहीं बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेमन का वो बना लें जिसे हम कहते हैं सिकंजबीन, वो बहुत अच्छी होती है इस पूरे वेदर में। चीनी कम डाल अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारे लोग ये हम खाने पीने या इन सब चीज़ों की बात कर रहे होते हैं। आपने सन ब्लॉक का भी जिक्र किया कि सन ब्लॉक लगा लिया जाए, उसके बाद हम अपने चेहरे पे या फिर किचन में जाने से पहले एलोवेरा अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, एलोवेरा अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने किचन में जाना है। तो उसका अगर मैं कहूँ तो डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है कि वो आपको हीट से प्रोटेक्ट करेगा,
बट समहाउ एलोवेरा जो है उसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। आपकी जो स्किन है अगर सेंसिटिव है और आपने एलोवेरा लगाया है तो वो जो इफेक्ट आपको हीट की वजह से 100% होगा, एलोवेरा की वजह से वो 50% डिक्रीज हो जाएगा। 50% डिक्रीज हाँ, हो जाएगा। एलोवेरा इतना ही बेनिफिशियल है, बट उसके लिए ज़रूरी ये है कि एलोवेरा प्रॉपर एलोवेरा होना चाहिए। आप मेडिकेटेड एलोवेरा लें और या फिर अपने घर वाला एलोवेरा लें, लेकिन घर वाला एलोवेरा डायरेक्टली नहीं लगा सकते आप, क्योंकि नहीं, उसमें टॉक्सिन्स होते हैं। उसका तरीका ये है कि आप घर वाला एलोवेरा निकालें, उसका गूदा निकालें, उसे साफ़ पानी से अच्छे से वॉश कर लें और फिर उसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। फ्रिज में जब आप 2 घंटे के लिए रखेंगे तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जितना भी उसका टॉक्सिन है वो सब निकल जाएगा और फिर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि फेस पर डायरेक्टली अप्लाई करने से पहले आप उसे अपनी एल्बो पे लगा के देख लें, 15-20 मिनट लगा रहने दें। अगर वो ठीक हो जाता है, आपको कोई जलन नहीं है, कोई इचिंग नहीं है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा अक्सर हम डायरेक्टली जब अप्लाई करते हैं प्लांट से तोड़ के, तो वो आपने सही कहा, इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है या आपको लगता है कि इसको फौरी हमें उतार देना चाहिए। अच्छा, हम बहुत सारी खवातीन को देखते हैं, जैसे आपने कहा वर्किंग वुमेन जो है वो भी इस ईद पर काम करना शुरू कर देती हैं, तो आपकी ईद की तैयारियां क्या होती है? क्योंकि आप तो क्लिनिक पर बिजी होती हैं, बहुत सारे पेशेंट्स इन सब में लगी होती हैं, तो मेजरली तैयारी क्या होती है जो आपको लगता है कि मैं होल्ड करके ये लाजमी रखती हूँ अपने लिए? मैं अपने लिए अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो शायद किसी को ट्रस्ट भी नहीं आएगा, मैं एज सच कोई तैयारियां नहीं करती। मुझे सिर्फ एक चीज़ का शौक़ है, वो आपने भी शायद देखा होगा, मुझे मेहंदी का बहुत शौक़ है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ईद की रात में या कोई वेडिंग वाला इवेंट होना तो मुझे थोड़ी सी भले मैं लगाऊँ, बट मैं मेहंदी ज़रूर लगाती हूँ। मुझे मेहंदी बहुत पसंद है। और बाकी आपको पता है ड्रेसेस वगैरह ये वो तो सॉरी और हमें आप थैंक यू सो मच। तो वो मैं ड्रेसेस तो मैं भागते भागते बस ले लेती हूँ, जो भी मुझे समझ आ जाए। लाइक स्टिच तो करवाने का बहुत कम मौका मिलता है, स्टिच ही ले लेती हूँ मैं ड्रेस। प्राइटी मेरे पास चलते हैं बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं जाके ये दर्जियों के साथ लड़ाई लड़ूं, मेरे पास नहीं टाइम होता, इसलिए आप लड़ भी नहीं सकेंगे, ये बहुत मुश्किल काम है, हमसे पूछे। अच्छा, मैं इसलिए बहुत अवॉइड करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने लिए कोई स्टिच ड्रेस ले लूँ। उस हद तक की शॉपिंग लाइक मेरी होती है, वो भी आप यकीन करें क्लिनिक से भाग के मैं कोई हाफ एन आवर अपने लिए मुश्किल से निकालती हूँ कि मैं अपने लिए कोई ड्रेस ले सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, काम रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। आई एम नॉट लाइक शॉपिंग क्रेजी, मुझे कोई ऐसा वो नहीं है कि मैंने शॉपिंग कौन सा लेती हैं ईद से पहले, ये आप सब बता दें जितने भी आप। मैं लेज़र हेयर रिमूवल करती हूँ अपना। वो एक ट्रीटमेंट है जो कि कंपल्सरी है। उसका रीज़न ये कि मैं काफ़ी अरसे से करवा रही हूँ अपना, अब तो ऑलमोस्ट मेरे बाल नहीं आते बॉडी पर। वो एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो मैं लेती हूँ, दैट्स इट। उसके अलावा मैं कोई ट्रीटमेंट लेने का मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लूँ और काफ़ी अरसे से प्लान करती हूँ। इतनी अच्छी है कि मुझे ये चीज़ें इजाज़त नहीं देती। नहीं क्या, मुझे टाइम नहीं मिलता रियली, मुझे बहुत होता है। आप यकीन करें मेरी काफ़ी चीज़ें पेंडिंग में हो जाती हैं सिर्फ इसलिए कि ईद पे करवानी है और या किसी इवेंट पे करवानी है, और जब वो इवेंट या ईद करीब आती है तो मेरे पास टाइम नहीं होता। हमारे भी सेशंस रहते हैं अभी। हमें भी आना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। सो इसके लिए आइडियली आप हाइड्रा फेशियल इस उस पे आप करवा सकते हैं इमीडिएटली, जो मैं चाहती हूँ कि मैं करवाऊँ। मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह ईद से एक दिन पहले मैंने ज़रूर करवाना है, दोनों चीज़ें, लेज़र भी और हाइड्रा फेशियल भी। नहीं करेंगे आप। आप समझ गई हैं एक्चुअली, बस वो भागम भाग नहीं वो मिलता टाइम, लेकिन मुझे लगता है कि जाने से पहले करवाना पड़ेगा मुझे ईद करने के लिए, ईद के लिए, क्योंकि थोड़ा सा कुछ होता है कि सम टाइम आपको ना अपनी उस रूटीन से बाहर निकलना पड़ता है, अपने आप को मी टाइम देना पड़ता है। हमारे लिए ये मुश्किल काम है, लेकिन मुझे खुशी होती है कि मेरा ये टाइम मेरे पेशेंट्स के लिए होता है। लाइक इट्स फॉर द मेरा एक ऐसा प्रोफेशन है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती। इस तरह से दूसरों को देखकर खुशी होती है जब वो अपनी स्किन के साथ हैप्पी होते हैं, तो इससे बड़ी क्या बात होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंवल प्रोग्राम में आने के लिए एक बार फिर से।